डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो क्लास में कवर किया कि भाई फोर्सेस को देखते हैं, भाई कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन। एक जनरल आइडिया हमने लिया कि भाई ये हमारे पास वैरायटी है ना। अब अगर मेरे से बात होती कि सर यहाँ पे कि सर क्या लॉज हैं जो मेरे मोशन को गवर्न करते हैं, है ना। तो बेसिकली जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, बेसिकली आप चाहें उसे लॉज ऑफ मोशन बोलिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलिए। और न्यूटन ने अपने टाइम पे ये डिस्कवरी दी, और आज हो सकता है बड़ी आसान सी लगे हमें कि भाई ये तो बड़ा सिंपल है, ऐसा ही होना चाहिए। पर उस टाइम पे शायद ये एक चीज़ें टफ रही होंगी, तो हमें उसी चीज़ को, नॉलेज को यूज़ करते हुए करंट सिनेरियो से, करंट प्रॉब्लम से, नए चैप्टर्स में जो जेई में, नीट में, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेट करना। तो बेसिकली अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो हमें जो लॉज दिए गए वो 3 लॉज हैं जो हमारे बेसिक मोशन को, डायनेमिक्स को गवर्न करते हैं। फर्स्ट लॉ बेसिकली बड़ा सिंपल सा, अ पार्टिकल रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो वो उसी स्टेट में रुका रहेगा, नहीं चलेगा until unless it is acted upon by some external unbalanced force। वर्ड्स पे ध्यान देना अच्छे से। कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तब तक वो नहीं चलेगी जब तक उस पर आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मतलब ऐसा हो सकता है एक्सटर्नल बैलेंस हो जाए, 10 आपने लगाया 10 लगाया तो भी नहीं चेंज होगा। एक्सटर्नल होना चाहिए पर उसमें कुछ आपके पास फोर्स बच जाए। जो फोर्स बच जाता है सारे रिजल्टेंट क्या, उसे हम अनबैलेंस या नेट फोर्स बोलते हैं। और द पार्टिकल रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट until unless it is acted upon by an external unbalanced force। ठीक है। एक और बात यहाँ बहुत अच्छे से बोली गई, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो सर ये टर्म ध्यान से देखिए, बॉडी रुकी हुई है तो वो नहीं चलेगी जब तक आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं। एक चीज़ और आई कि अगर बॉडी एक सेट यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स हर फिक्स टाइम में अगर बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, एक फिक्स लाइन में चलते हुए, तो आप बोल सकते हो कि सर इसका मोशन कैसा है बच्चे, यहाँ पर यूनिफॉर्म है। अ पार्टिकल रिमेन्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। उसकी स्टेट को, रेस्ट वाली स्टेट को आप नहीं चेंज कर सकते हो, चलते हुए को नहीं रोक सकते हो जब तक आप तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। और काफ़ी कुछ आपको ये बात लगेगी, ये बात हमारे इनर्शिया ऑफ फोर्स के डिस्कशन में एक बार पहले भी आ चुकी है। तो इनर्शिया ऑफ फोर्स बेसिकली ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इनको डिफाइन करने वाला लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ है। इनर्शिया है, यस सर, इनर्शिया को चैलेंज करना है तो फोर्स चाहिए, अगर फोर्स नहीं है तो ड्यू टू इनर्शिया चेंज नहीं पॉसिबल है। ठीक, चलिए और देखें उसी बात को हम फिर से पढ़ें भाई दूसरे तरीके से। इफ़ ऑब्जेक्ट इज मोशनलेस द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। भाई देखो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आप कोई भी चीज़ अपनी सराउंडिंग में देखिए, हो सकता है आपके सामने एक अलमीरा, उस पर एक छोटा सा ब्लॉक रखो, देखिए दिख जाएगा आपको, यस सर, उसे नहीं चल रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, सब श्योरली उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। भाई देखो वाइसे वर्सा नहीं यही होता है, रेस्ट पे है नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 है रेस्ट पे होगा, भाई ये नहीं कह सकते, है ना। क्यों? नेट फोर्स 0 होने का मतलब रेस्ट भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना। तो भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग में देखिए, आपके हो सकता है कोई वॉल क्लॉक किसी दीवार पे भाई से टंगी हुई है, उसको देखा आपने, सर रेस्ट पे है। आपका एक मान लेते हैं जिस रूम में मैं बैठा आपके आंसर दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारी बुक्स सामने रखी हुई हैं, से बुक्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हैं, सर ये रेस्ट पर है, यस सर, तो उन पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हो सकता है ऑब्जेक्ट बेटा कैसा हो, थर्ड देखें डिस्कशन, ऑब्जेक्ट में रिमेन्स इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंडर नेट 0 एक्सटर्नल फोर्स। अगर बॉडी रुकी हुई है तो उस इक्विलिब्रियम को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम लोग सिंपली स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, रुका हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है कांस्टेंट स्पीड से फिक्स लाइन में, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस तरह का मोशन हमें दिखता है, हाँ सा दिखता है। जो बारिश की बूंदें अगर आप देखो तो भाई अगर वो देखो तो ड्रिजल होती है, हल्के हल्के स्पीड से नीचे आ रहे हैं फिक्स स्पीड से, तो रेन ड्रॉप्स अगर कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहे हो तो भी नेट फोर्स 0 होगा। और ब्लॉक किसी टेबल पे रखा है तो भी नेट फोर्स 0 है। तो रेस्ट पे रखी हुई बॉडी नेट फोर्स 0,
कांस्टेंट स्पीड से फिक्स लाइन में चल रही है तो भी नेट फोर्स जीरो। बेसिकली आप ध्यान से देखो, रुकी हुई बॉडी को नहीं चला पा रहे हो, स्टेट नहीं चेंज कर पा रहे हो, नेट फोर्स जीरो। कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से फिक्स लाइन में आ रही है, वेलोसिटी नहीं चेंज कर पा रहे हो तो नेट फोर्स जीरो। तो अपनी सराउंडिंग में आप देखोगे तो एक नहीं बहुत सारी चीज़ें बच्चे आपको रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम में देखेंगे। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम पे है। जैसे मान लो कल को मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के दूं कि सर ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है ना, ये मेरे पास एक दीवार है ना, इससे बनाया आपने, और इसके बीच में सर एक बॉल है। अब भाई देखो, इस बॉल पे अगर आप ध्यान से देखिए, आपके फ्रेम में पता है ये बॉल कैसी है सर, रेस्ट पर है। अब अगर ये रेस्ट पे आपके फ्रेम में आपके हिसाब से, तो आप बोलोगे भाई मेरे हिसाब से इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्लियर? कितने फोर्स होंगे? वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तुम्हें भी क्लियर है कितने फोर्स होंगे? ज़रा ध्यान से देखो। तो ये इस दीवार के साथ टच में है, तो इस दीवार से एक आपका फोर्स आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक इस दीवार से जो नीचे वाला इंक्लाइन प्लेन है उससे एक आ रहा होगा, है ना। ये 2 फोर्स देखे, एक N1 हो गया, N2 हो गया, 2 जगह तो टच में है ना। ध्यान से देखो, इसने इस दीवार को दबाया होगा, इस दीवार को दबाया होगा, तो यहाँ से 2 N आ गए। और ये जो N वाले फोर्स होते हैं, मैंने बताया बच्चे, यहाँ पे फोर्स कैसा होता है, टुवर्ड्स बॉडी आता है, क्योंकि सरफेस दब गई, टुवर्ड्स बॉडी आता है। और एक जो आपको मैंने बताया ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको हम लोग सिम्बॉलिकली mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 3 वेक्टर हैं, ये मेरे मुझे पक्की बात नेट फोर्स मिलके, तीनों मिलके जीरो देंगे। इसका मतलब N1 वेक्टर का N2 वेक्टर के साथ, mg के साथ मिलके क्या बनना चाहिए? जीरो बनना चाहिए। तो अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो नेट फोर्स जीरो होगा। उल्टा को पूछे नेट फोर्स जीरो तो बॉडी रेस्ट पे होगी, तो भाई ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई बॉडी नेट फोर्स जीरो तो हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। जैसे मान लो अगर मैं एक बॉल है जो बड़े से एक कंटेनर में पानी, मान लेते हैं ग्रीस वाला कंटेनर, ऑयली हाईली डेंस कंटेनर में, नीचे कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। अब अगर ये कांस्टेंट स्पीड से एक फिक्स लाइन में चल रही है, तो कोई पूछे सर इस पे डाउनवर्ड जा रही तो फोर्स डाउनवर्ड होगा ना? नहीं, बिल्कुल गलत। अगर कांस्टेंट स्पीड से ये बॉडी चल रही है तो आप बोलोगे सर डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, सर इसकी स्पीड फिक्स है, लाइन फिक्स है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और सर इस सिनेरियो में नेट फोर्स जीरो होगा। कौन से फोर्सेस मिलकर जीरो करेंगे वो एक अलग बात है, हम आगे चल के सीखेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन, या फिर अगर मैं एग्जांपल दूं बच्चे, मेरे पास एक कुआं था, वेल बोले आप, उसमें एक मैं बाल्टी को एक रस्सी से बांध के, है ना, ऐसे यहाँ पर, और मैं इस रस्सी को ऐसे अपने हाथ से हल्के हल्के रिलीज़ कर रहा हूँ, जिससे बाल्टी कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रही है। अभी यहाँ पर है, टी टाइम में इतना आ गए नीचे, अगले टी टाइम में सही है यहाँ पे आ गई। ओके, तो ये फिक्स टाइम में कांस्टेंट स्पीड से बाल्टी अगर नीचे आ रही है, तो आप बोलोगे सर अगर कांस्टेंट स्पीड से फिक्स लाइन में चल रही है तो सर इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब सबको क्लियर है नेट फोर्स कौन सा होगा? सर एक तो अर्थ का mg आएगा, और ये रस्सी बताओ कैसी होगी? क्या सिखाया आज? स्ट्रेच स्प्रिंग की तरह अपनी स्प्रिंग को वापस गेन करना चाहेगी, तो बॉडी से अवे एक फोर्स आएगा टी। अब टी अप है तो प्लस, mg डाउनवर्ड है माइनस। भाई नेट फोर्स तो अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ज़ीरो होगा। फ़र्क ये है कि अगर ये बाल्टी कहीं पे सरफेस पे रखी होती, है ना, ऐसे होती, तो आप बोलते सर इस पे नेट फोर्स ज़ीरो क्योंकि रेस्ट पे है। पर चलती बॉडी भी अगर यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रही है तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा, टी और mg का रिजल्टेंट ज़ीरो। तो कुल मिला के देसी भाषा में बोल सकते हो कि जो रस्सी में टेंशन होगा वो mg के इक्वली होगा। अगर ज़्यादा होता तो ये अपवर्ड एक्सेलरेटेड होती, और mg ज़्यादा होता तो डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड होती। ठीक, अगला डिस्कशन आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में बच्चे आपसे एक छोटी सी बात बताऊं तो ऐसा है कि भाई ये एक तरीके से आपका न्यूमेरिकल्स के लिए बढ़िया है। पहला तो भाई इनर्शिया फोर्स डिफाइन कर रहा है, न्यूमेरिकल कहाँ से बनेंगे? सेकेंड लॉ में अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात आती है। सेकेंड लॉ में सिंपल सी बात कहते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
इसका मतलब समझे? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है, तुम उसे यहाँ पे इसका मोमेंटम मैं अभी p मान लेता हूँ। मोमेंटम क्लियर ना, मास और वेलोसिटी, और तुम इसको इसी दिशा में धक्का दो। जब तुम इसे पुश करोगे थोड़ी देर तक, तो तुम नहीं मानते इसकी वेलोसिटी v से बढ़ के v प्लस डी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ना, तो अब तुम्हें वेलोसिटी बढ़ गई, इस वजह से तुम्हारा मोमेंटम भी बढ़ गया। आपने इस बॉडी को कितनी देर तक पुश किया? dt। अब एक चीज़ पक्की है, आपके पुश करने की वजह से मोमेंटम समय के हिसाब से बदलता जा रहा है। तो dt टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? तो dp। तो यूनिट टाइम में जो मोमेंटम चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SI सिस्टम में dp/dt इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बिल्कुल वैसे हिसाब किताब है बच्चे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे पोजीशन को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता था, तो बोलते थे वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, तो आप बोलते हो एक्सेलरेशन। चार्ज को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, तो बोलते हो करंट। वैसे मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है हमें, तो आंसर आता है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल टू dp/dt। p की वैल्यू हम सब ने पढ़ी है mv। अगर मैं ये आपको एक चीज़ बात बोलूँ कि इस चैप्टर में हम वही केसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मास कांस्टेंट है ना। हम मान के चले, हमने धक्का दिया, कहीं मास में चेंज नहीं हुआ, बॉल पहले जितने मास की थी सेम मास की रही है। जैसे रॉकेट प्रपल्शन वगैरह में क्या होता है, जब रॉकेट का ऊपर जा रहा होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, रॉकेट से एग्जॉस्ट गैसेस नीचे निकल रही होती हैं, तो उसका मास धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तो वो मास कैसा हुआ? वेरिएबल मास सिस्टम। हमने भाई कह दिया हम अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं मास कांस्टेंट है। वी आर कंसिडरिंग दोज केसेस वे मास इज कांस्टेंट। यू आर पुशिंग द कार्ट, यू आर पुलिंग द ब्लॉक, यहाँ मास नहीं चेंज हो रहा है तो एम बाहर कैरी किया और वैल्यू आगे dv/dt। dv/dt सबने काइनेटिक्स से पढ़ा है, ए होता है। तो सिंपल सी बात आई, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप करता है। पार्टिकल इज एक्सेलेटेड लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जिधर आपका नेट फोर्स आएगा, भाई देखो ये बात तुम्हें बहुत अच्छी समझनी पड़ेगी। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ? 4 फोर्स 5 फोर्स लग रहे हैं, उनको जोड़ने के बाद जो मेरे पास बच गया वो मेरा अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक्सेलेरेशन को पूछा किधर होगा, तो एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। टेक्निकली कोई पूछे ए को अगर मैं देखूँ तो dv/dt लिखूँ तो dv could have dt डिवाइड बाय, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो आपकी वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर आप F फोर्स लगाते हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी आता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने वेलोसिटी सिखाई है कर्व्ड मोशन में कैसी होती है, अलॉन्ग टेंजेंट, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी हमेशा किधर होती है? अलॉन्ग नेट फोर्स। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? नेट फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली जितने न्यूमेरिकल्स हमें मिलते हैं वो सारे सेकंड लॉ पे बेस होते हैं। न्यूमेरिकल्स में देखो सीधी सी बात, दो ही संभावनाएं हैं। फर्स्ट थिंग, अगर दो देखे जाए तो फर्स्ट हो सकता है जिस ऑब्जेक्ट को, इस सिस्टम को आप देख रहे हो उसमें ऑब्जेक्ट कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो या फिर एक्सेलेटेड ऑब्जेक्ट हो। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि आपने एक बाल्टी ली और सर ये बाल्टी आप इस तरीके से ऐसे रस्सी से बांध के यहाँ पे टांग देते हैं। ऐसे देखा पुराने ज़माने में हम लोग इस करते थे, इस तरीके से बाल्टी ली, टांग दी, दूध वही मक्खन जमाने के लिए ऐसे टांग के छोड़ दिया। अब भाई ये अगर बाल्टी टंगी हुई है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, है ना। अच्छा इस केस में क्या होगा सर? इसमें तो आपने बताया सर mg अर्थ नीचे खींचेगी, ये धागा खिंचा खिंचा सा फील करेगा तो टी आएगा, और ये नहीं चल रहा है तो भाई नेट फोर्स 0 होगा। अच्छा अगर मैं मान लूँ यही बाल्टी बच्चे अगले दिन मैंने क्या किया भाई, अपने आप स्नान करने के लिए कुएं में बाल्टी डाली और मैं इस बाल्टी को कांस्टेंट स्पीड से ऊपर खींच रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में भी टेंशन और mg कैसे फोर्स होंगे? बैलेंस। ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? डायनामिक इक्विलिब्रियम। पर हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है। एक दिन आपने सोचा कि नहीं सर मैं बाल्टी को खींचूंगा और मैं तेज़ी से ऊपर लेके आऊँगा, आज मैं उसकी स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ, ऊपर जाके स्पीड बढ़ती जा रही है, तो भाई अगर जिधर वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उससे नेट फोर्स आएगा। इस बार टी और mg में सवाल ही नहीं उठता है कि दोनों बराबर हो जाए। सर क्यों? क्योंकि अब मुझे अनबैलेंस फोर्स चाहिए ना, तो भाई t माइनस mg से मुझे क्या मिलेगा? ये t माइनस mg मेरा जो नेट फोर्स होगा वो अप होना चाहिए। अब क्यों? जिधर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरी ऊपर बढ़ रही है तो t माइनस mg अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए।
तो हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, या फिर ऑब्जेक्ट कैसा हो, एक्सीलरेटेड हो। ये 3 केसेस बेटा हमें बात पकड़नी होती है। क्लियर? जैसे अभी दीवार वाला सवाल दिया मैंने बच्चे आपको, है ना, ये आ गया इस तरीके से। फिर से देखिएगा, ये आपने बेटा बॉल ली, इसके सामने बच्चे आपने एक यहाँ पे दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, दिख रहा है, और बीच में आपने एक बॉल रख दिया। अब आप चाहे एक बॉल रखें चाहे 2 बॉल रखें, भाई सिंपल। आपने क्या करा, एक सिस्टम था जिसमें आपकी फुटबॉल्स रखी हुई थी, और भाई वो पूरा जो सिस्टम था, जरा ध्यान से देखो, ये पूरा एक ट्रक था, दिख रहा है। अरे वाह, ट्रक बिल्कुल बढ़िया डिज़ाइन वाला ही बन गया। तो ये ट्रक आ गया आपके पास बच्चे, है ना। इंडिया में ट्रक सब ऐसे फ्लैट वाले नहीं बनते ना, अच्छे अच्छे ट्रक बनते हैं। पैसा आ गया, ये आ गया भाई, दिख रहा है। अब मुझे बताइए बेटा, ये जो बॉल्स हैं, इसको अगर मैं ग्रुप की तरह सोचूं तो क्या सब पे नेट फोर्स 0 होगा? से तो डिपेंड करेगा। अगर ट्रक रुका हुआ है तो नेट फोर्स 0 है, ट्रक कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है तो भी नेट फोर्स 0 है, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो नेट फोर्स 0। पर अगर मान लो तुम्हारी स्पीड अभी v है, आगे ये ट्रक आगे पहुंच गया, स्पीड v प्लस dv हो गया, तो इनमें से कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, सब पे नेट फोर्स होगा। और सब पे नेट फोर्स किधर होगा? एक एक बॉडी पे आगे की तरफ, जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन नेट फोर्स आएगा। क्लियर? तो सेकेंड लॉ बेसिकली क्या हुआ आपका, 2 क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स, बॉडी का एक्सेलरेशन, ये दोनों चीजें आपकी ऐसे आती हैं F इक्वल टू ma। क्लियर? थर्ड लॉ थोड़ा सा एक तरीके से पोएटिक है, मतलब आपको बताता है, मतलब सॉल्व नहीं करेगा लेकिन उतना ही हेल्पफुल है। ये नहीं सोच पाओगे तो फिर आगे चल के दिक्कत करेगा। तो बड़ा बढ़िया सा है, ये कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जब भी आप फोर्सेस की बात करते हो तो बच्चे ये बात बड़ी अच्छी कि फोर्सेस हमेशा कैसे होते हैं, दे ऑलवेज अकर इन अ पेयर ऑफ एफ एंड माइनस एफ, है ना। दे ऑलवेज अकर in a pair of f and minus f। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर ये फोर्स एक f मिले आपको, दूसरा मिले ही ना। एक एक बॉडी पे लगेगा, दूसरा दूसरी बॉडी पे लगेगा। तो अगर मैं इन फोर्सेस की बात करूं अच्छे से, तो पहली बात, ये फोर्स अलग अलग बॉडीज़ पे लगेंगे, इसलिए इनके कैंसिल होने का कोई चांस नहीं। ये हमेशा एक लाइन में लगेंगे। जैसे मान लो आपका एक पे अगर f ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता f इधर होगा, नहीं सर। ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे बच्चे, हमेशा सेम लाइन में होंगे, है ना। तो अगर ये f है तो ये आपका माइनस f आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। दे एक्ट अलोंग सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्योंकि मन में एक बात आ जाती है, f और माइनस f तो कैंसिल हो गए। f और माइनस f कैंसिल होते, पर जब आप एक ही बॉडी पे f और माइनस f लगाओगे तो कैंसिल होंगे। दोनों बॉडी, एक बॉडी को दोनों तरफ से दबा दिया आपने तो कैंसिल होंगे। लेकिन यहाँ पे तो f और माइनस f अलग अलग बॉडी पे लगते हैं ना, इसलिए कभी कैंसिल नहीं होंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज था q के सामने क्या रखा बच्चे आपने 6q। 6q को f फोर्स से इधर धक्का देगा अपने से दूर, पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो पढ़ा है ना। वैसे 6q भी q को धक्का देगा अपने से दूर। क्या ये दोनों फोर्स आपको लगते हैं बच्चे सेम लाइन में और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे? यस। और कैंसिल होंगे, सवाल ही नहीं उठता। q और 6q रखोगे तो जैसे ही पास रखोगे तो 6q इधर चल पड़ेगा और q इधर चल पड़ेगा। कई बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है, मैंने सवाल पूछा भी बच्चों से, q अगर 6q को f से धक्का दे रहा है तो 6q कितने से देगा? तो सबके मन में भाव आ जाता है, q अगर 6q को f से दे रहा है, 6q तो बड़ा है, 6 f से फोर्स देगा। नहीं भाई, फोर्स हमेशा पेयर में आएंगे, f और माइनस f। आपने वो जो एप्पल वाली स्टोरी पढ़ी है ना, न्यूटन वाली, वो भी सुनो। अब पता से उसमें क्या हुआ सर, वो आपने अर्थ ली, ये सामने एप्पल था। अब अर्थ ने एप्पल को mg से खींचा, एप्पल ने भी अर्थ को mg से खींचा। फिर तो वही वाली बात हो गई, चींटी ने हाथी खींचा, हाथी चींटी को खींचा, लेकिन चलेगा कौन भाई? फोर्स तो अपोजिट ही लगेगा। बस फर्क बच्चे इस बात का हो गया, ये जो एप्पल गिर रहा था इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइड बाय मास। और अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा? एप्पल को डिवाइड करो अर्थ के मास से, ये आपका 100-200 ग्राम का, और ये पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों न्यूटन की टन की बॉडी। तो ये दोनों तो बच्चे सिंपल सी बात है, एप्पल अर्थ को खींचेगा ज़रूर, पर वेट ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 होगा।
ऐसा नहीं कि थर्ड लॉ बच्चे आपको ऐसा दिखता है, बस सिंपल सी बात है। मैं आपसे पूछूं, आपको बच्चे बोट चलानी है ना, बोट बैठ गया आप आराम से, कैसे बोट के अंदर पैर से धक्का मार के बोट चला दो? नहीं, हमें छोटे पर से सिखाया गया है कि आपको एक डिवाइस चाहिए। बच्चे यहाँ पे आपने लिया वुडन पार्ट और इसको बैक थ्रस्ट देते हो, जब पानी को पीछे धक्का देते हो तो पानी आपको आगे पुश करता है ना। ऐसी तो रोइंग होती है। या फिर स्विमिंग में बात करें, स्विमिंग में भी यही बात आती है कि एक पर्सन अगर पानी में मान लेते स्विंग, भाई मैंने बहुत अजीब सा बनाया पर ठीक है समझो, ये इस तरीके से ऐसे स्विम करता हुआ आगे जा रहा है, इसका हाथ ऐसे चल रहा, अब ये हाथ से पानी को पीछे धक्का देता है तो पानी उससे आगे धक्का देता है, तो पानी को पुश करता है वो बैकवर्ड और उस पर फॉरवर्ड आता है। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल होंगे? नहीं, पानी पे फोर्स दिखाओगे तो पीछे दिखेगा और आपकी बॉडी पे आगे दिखेगा। यही चीज़ बुलेट और गन में होती है बच्चे। बुलेट लिया बच्चे आपने, बुलेट से गन, एक आपने यहाँ पे गन ली और एक आपने बुलेट ली। भाई गन से बुलेट को आपने फायर किया और जैसे बुलेट फायर होगी तो एक बैक साइड में जर्क लगेगा, तो बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स अगर एफ आया होगा तो एट द सेम टाइम गन पे बैकवर्ड माइनस एफ आया होगा। क्लियर? ऐसा एक जगह नहीं है बच्चे, कई जगह है। तुम ध्यान से देखो, आज ही सिखाया था, तुम किस सरफेस पे बैठते हो तो उसको नीचे दबाते हो, है ना, स्प्रिंग को प्रेस किया और स्प्रिंग से फोर्स कौन सा है बच्चे? एन आ गया। ये दोनों एन अलग अलग हैं। इस एन की बात करी जाए, जो ऊपर वाला एन है ये है ऑन ब्लॉक और नीचे वाला ऑन कौन सा एन कौन सा है? ऑन ग्राउंड, है ना। तो दोनों बेटा कैसे हैं? एक लाइन में लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, पर कैंसिल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है। तो एक बच्चे ने मुझे ये बोला एक बार कि एक पर्सन जो है नीचे वाले सरफेस को एमजी से दबाता है, आप एन से दबाते हो, लेकिन जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसकी फिजिक्स अगर पढ़ो, ऊपर वाले ब्लॉक पे एन अपवर्ड, स्प्रिंग दबने की वजह से उस पर टुवर्ड्स बॉडी एक फोर्स आया और एमजी डाउनवर्ड। अब अगर ये नहीं चल रही है तो एन और एमजी बराबर है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ब्लॉक ने ग्राउंड को एमजी से प्रेस किया। पूरी कहानी बताइए, झूठ बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉक ने ग्राउंड को कितने फोर्स से प्रेस किया? एन से। वो बात अलग है कि अगर इक्विलिब्रियम में तो एन किसके इक्वल होगा? एमजी के इक्वल। न्यूटन थर्ड लॉ के लिए यही नहीं चलता है बच्चे। एक मंकी मान लेते कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो वो रस्सी को किधर खींच रहा होगा? वो रस्सी को नीचे खींच रहा होगा। रस्सी पे फोर्स, रस्सी उस पर किधर फोर्स लाएगी? अपवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स एमजी। अब मुझे बताइए, पेड़ दिख रहे नहीं दिख रहे हैं आपको? क्या आपको एक्शन रिएक्शन पे टी और एमजी लगते हैं? तो आप गलत हैं। आपको एक्शन रिएक्शन पे ये टी दो दिखने चाहिए। ये टी किसका? ऑन रोप बाय मंकी। ये टी कौन सा? ऑन रोप बाय रोप ऑन मंकी। तो ये आपका बच्चे एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए क्वालिफाई करता है। क्लियर? तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में जो दो फोर्सेस आते हैं कैसे होते हैं आपके? इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? तो आज जो हमने डिस्कशन बच्चे अभी तक किया, फर्स्ट लॉ सिंपल सा, बॉडी स्टेट में रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इनफॉर्म मोशन में है तो भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और वैल्यू किसके इक्वल है? कांस्टेंट केस के मास के केस में एम ए। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ऑब्जेक्ट एक्सेलेटेड है तो नेट फोर्स होना चाहिए। नेट फोर्स एक्सेलेशन प्रोड्यूस करेगा और एक्सेलेशन से वेलोसिटी में चेंज आएगा। थर्ड लॉ सिंपल सा, कभी भी फोर्स देखोगे तो आपके एफ और माइनस एफ में ही आते हैं। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन अ पेयर ऑफ एफ एंड माइनस एफ। बिल्कुल वैसे अगर आप मार्केट में शू लेने जाओ और उसे कहते हो कि एक जूता दो, तो वो सामने वाला थोड़ा सा शक्ल बना के बोलेगा भाई ऐसा नहीं होता है, ये पेयर में आते हैं। ऐसे भाई भगवान की मार्केट में अगर आप फोर्स एफ मांगते हो तो वो एक ही बात बोलेंगे, भाई आपको फोर्स चाहिए तो एफ और माइनस एफ। तो आप बोलोगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, भगवान कहेंगे लेके जाओ बढ़िया फोर्सेस है, कभी कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। ठीक है? तो इसमें हम लोग ये पार्ट रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन फोर्सेस को अप्लाई करके, भाई देखो अब नॉलेज जो इकट्ठा हुई उसमें फोर्सेस हो गए, उसमें लॉज हो गए। अब हमें उन फोर्सेस को अप्लाई करके डायग्राम में इक्वेशंस और इक्वेशन की सॉल्यूशन, यही हमारा चैप्टर। ठीक है? तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करेंगे।